हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंजाइम। लास्ट ईयर आपको एक बायोमोलिक्यूल नाम से चैप्टर पढ़ाया था मैंने, और बायोमोलिक्यूल में हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए इनके बारे में पढ़ा था। एंजाइम जो है प्रोटीन का ही पार्ट है एक, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम जो है वो ज़्यादातर बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। तो प्रोटीन ही एंजाइम्स होते हैं, बट ये कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो स्पेशल फंक्शन करना शुरू कर देती है। वैसे केमिकली अगर देखा जाए तो एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं, बट इनकी जो एक्टिविटी होती है, यानी रिएक्शन का जो पैटर्न होता है वो कैटलिस्ट की तरह होता है, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट का काम करते हैं। इस वजह से इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी फिक्स होता है। तो उस फिक्स टेम्परेचर पर हमारी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट होती है। टेम्परेचर हमारी बॉडी का कभी चेंज नहीं होता है, और चेंज होता है इसका मतलब जो है एनर्जी जो है वो डाउन हो रही है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब बीमारी की करैक्टरिस्टिक्स वो आ जाती है। इसलिए चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर फिक्स रहता है, और उस फिक्स टेम्परेचर पर सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। अब आप सोचिए, बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है, और वो बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन उस एक ही टेम्परेचर पे होती है जो कि इन एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि बहुत सारे अलग अलग केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो कि इन केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने का काम करते हैं। एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी, यानी बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए ही ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर टू टाइप, तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है टू टाइप की होती है। 11th में हमने बात किया था एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इसमें न्यू कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। और कैटाबॉलिक का मतलब जो होता है लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो दीज आर सिंथेसिस टाइप ऑफ विच नीड ऑफ एनर्जी। तो इस सिंथेसाइज टाइप यानी इसमें निर्माण होता है, सिंथेसाइज मतलब इसमें बनती है ये, और इनको जो है एनर्जी की नीड होती है, या इनको ऊर्जा की नीड होती है। कैटाबॉलिक प्रोसेस, दीज आर द डिसोसिएशन टाइप रिएक्शन विच आर द रिलीज एनर्जी। डिसोसिएशन टाइप की रिएक्शन होती है जो कि एनर्जी रिलीज करती है। इसके अलावा कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है, कमांडली नॉन एज मेटाबॉलिक। इन कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन के नाम जानते हैं। यानी कि ये जो जितने भी फॉर्मेशन, सिंथेसाइज और डिसोसिएशन टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, इन सारी रिएक्शंस को मिलाकर मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैज़ प्रोटीनियस नेचर विच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। इस तरह के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनकी प्रोटीनियस नेचर होती है और वो बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। इन लिविंग सेल आर नॉन एज एंजाइम, इनको ही हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंजाइम। हिस्ट्री मतलब एंजाइम की डिस्कवरी कब हुई, किसके साइंटिस्ट का क्या क्या इसमें रोल रहा, उसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स आइडेंटिफाई एंड डिस्कवर्ड बाय द बर्जीलियस। सबसे पहले जो एंजाइम आइडेंटिफाई और डिस्कवर किया था वो बर्जीलियस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। एडवर्ड बुकनर ने जो है इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था फर्स्ट एंजाइम, और उसे जाइमेज नाम दिया गया था, और वो जो है ईस्ट सेल से उन्होंने निकाला था। द टर्म जाइमेज वाज गिवन बाय द विली कोहने।
जो एंजाइम जो नाम दिया था, टर्म जो दी थी एंजाइम, वो विली कोहने नामक साइंटिस्ट ने दी थी। जाइमेस सबसे पहले, अब याद रखें 3, बर्जीलियस जिसने सबसे पहले आइडेंटिफाई और डिस्कवर किया, बकनर, एडवर्ड बकनर जिसने सबसे पहले फर्स्ट एंजाइम आइसोलेट किया, और एंजाइम जो दी थी विली कोहने ने सबसे पहले ये दी थी ये टर्म। इसके बाद में नेक्स्ट, प्रोटीनियस नेचर वाज सजेस्टेड बाय द नॉर्थ रॉप एंड समनर। इसकी जो प्रोटीनियस नेचर यानी केमिकल स्ट्रक्चर जो पता की गई थी वो नॉर्थ रॉप और समनर 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर की थी। फर्स्ट प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइन एंजाइम वाज यूरेज। सबसे पहले जो यूरेज एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन जो किया था वो यूरेज एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन हुआ था, वो जो किया गया था बाय जेबी समनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था। एंड नॉन प्रोटीनियस एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय टी केच एंड अल्टमैन 2 साइंटिस्ट थे, टी केच और अल्टमैन ने जो है सबसे पहले इसकी प्रोटीनियस नेचर को डिस्कवर किया था। नॉन प्रोटीनियस जो नेचर होती है, और इस तरह के जो एंजाइम होते हैं जो नॉन प्रोटीनियस नेचर के होते हैं उनको हम उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो राइबोजाइम है। यानी ऐसे एंजाइम जिसमें प्रोटीन नहीं होती है उन्हें वो उसका जो बेस्ट एग्जांपल राइबोजाइम होता है। ये आरएनए का बना हुआ होता है राइबोजाइम। राइबो जो वर्ड है वो राइबोसोम से ही लिया हुआ है, राइबोज। और जाइम जो वर्ड आता है जनरली एंजाइम के लिए हम यूज़ में करते हैं, एंजाइम से निकाला है, और राइबो आरएनए से निकाला हुआ वर्ड है, तो राइबोजाइम का कहलाता है वो। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, कैसे बना होता है। देखिए स्ट्रक्चर के बारे में, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एंजाइम जो है बेसिकली प्रोटीन से बने हुए होते हैं, बट बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्योरली प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कुछ उसके अलावा भी उसके अंदर और सब्सटेंस पाए जाते हैं। और कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जैसे राइबोजाइम जैसे जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। सम एंजाइम सच एज पेप्सिन, यूरेज एंड राइबोजाइम मेड अप ऑफ आरएनए। ये जो होते हैं आरएनए के बने होते हैं। देखिए यहाँ सम ऑफ एंजाइम सच एज द पेप्सिन एंड यूरेज, ये तो प्रोटीन के बने होते हैं दोनों, और ये राइबोजाइम जो है वो आरएनए का बना होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। सम एंजाइम सच एज, या पूरा सेंटेंस यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा पूरा। Some enzymes such as ribozyme made up of RNA, but most of enzyme along with main protein component, other non-protein substance। ज़्यादातर कुछ एंजाइम हैं वो राइबोसोम के बने, आरएनए के बने होते हैं, जबकि ज़्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन के साथ कुछ और कंपोनेंट उसमें जुड़े हुए होते हैं जो नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं। ऑल्सो फाउंड विच आर द एसेंशियल फॉर एक्टिवनेस ऑफ प्रोटीन। तो वो जो इसके साथ जुड़े होते हैं वो प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। सच टाइप्स ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड होलो एंजाइम। तो ये प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस दोनों को मिलाकर हम होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं, और कंप्लीट एंजाइम भी इनको कहा जाता है। द प्रोटीन कंपोनेंट और होलो एंजाइम इज कोल्ड एपो एंजाइम। जो प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, होलो एंजाइम होते हैं, इनको दोनों को मिलाकर हो। द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ होलो एंजाइम का जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसे एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। यानी प्रोटीन वाला पार्ट जो होता है उसे एपो एंजाइम कहते हैं, और नॉन प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है उसे कोफैक्टर के नाम से जानते हैं। यानी कि होलो एंजाइम एपो
एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये प्रोटीन वाला पार्ट है और एक कोफैक्टर वाला पार्ट है। कोफैक्टर आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट, कोफैक्टर जो है डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स के अंदर, यानी कि कोफैक्टर जो होते हैं अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के होते हैं और उसके बेस पे जो है इनको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप व्हेन नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ ऑर्गेनिक नेचर, जब नॉन प्रोटीन वाला पार्ट ऑर्गेनिक नेचर का होता है, इज़ टाइटली एसोसिएट विद एपो एंजाइम, और टाइटली जुड़ा हुआ होता है एपो एंजाइम से, इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। एग्जांपल साइटोक्रोम और फ्लोरोप्रोटीन, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं जो कि कोफैक्टर के, यानी यहाँ से अपन बात करें होलो एंजाइम, एपो एंजाइम और कोफैक्टर से मिलकर बने होते हैं। एपो एंजाइम प्रोटीन होती है और कोफैक्टर जो है 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ वो पार्ट होता है जो कि, यानी कि एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ वो पार्ट होता है जो कि एपो एंजाइम से बहुत टाइटली जुड़ा हुआ होता है और उसको जो है एक्टिवेट करने का काम करता है। इसमें साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन आती है, टाइटली एसोसिएट होता है। दूसरा होता है को एंजाइम। अब नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो लूजली एसोसिएट होता है, उसमें इसमें ये डिफरेंस है, वो टाइटली एसोसिएट होता है और ये लूजली एसोसिएट होता है विद एपो एंजाइम, और एपो एंजाइम जुड़ा होता है, इस कॉल्ड को एंजाइम, इसको ही हम को एंजाइम के नाम से जानते हैं। सच एज NAD, NADP, FAD और को एंजाइम ए के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्टिवेटर। When the non-proteinous part is made of metal, iron is of inorganic nature, जब ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, इज कॉल्ड एक्टिवेटर, इसको हम एक्टिवेटर के नाम, इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, इससे पहले ऑर्गेनिक नेचर कहते दोनों, और ये इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक ये सब इसके अंदर आते हैं। अब कुछ और 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें दे रखे हैं। कोएंजाइम कैन बी इजीली आइसोलेट, कोएंजाइम को आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है फ्रॉम द होल एंजाइम बाय द डायलिसिस, डायलिसिस प्रोसेस होती है, उसके द्वारा आप इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। तो डायलिसिस प्रोसेस अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन नाम याद इसका रखना पड़ेगा आपको। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम एपो एंजाइम हैव 1 और मोर स्पेसिफिक, एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक साइट होती है किसके अंदर, एपो एंजाइम के अंदर, कॉल्ड एक्टिव साइट, इनको एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। दीज बेसिक सब्सटेंस बाइंड टू दीज साइट्स, और ये बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो कि इनसे जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। अब कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है एंजाइम की। एंजाइम्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, ये पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, इनकी जहाँ नीड होती है उसी जगह पर ये पाए जाते हैं। सच एज रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट इन टू द माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ज़रूरत होती है रेस्पिरेटरी एंजाइम की तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। वाइल द फोटोसिंथेटिक एंजाइम प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो एंजाइम होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। आफ्टर डिटेल स्टडी ऑफ एंजाइम फॉलोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर मेंशन्स, अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये तो जानते हो आप, प्रोटीन नेचर इसकी होती है, यानी मैक्सिमम पार्ट जो होता है एंजाइम का वो प्रोटीन नेचर का होता है। ऑल द एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन एंड देम अदर देन प्रोटीन सम टाइम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब टाइप के होते हैं और कुछ आयंस वगैरह और मॉलिक्यूल वगैरह भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, पर बेसिकली ये प्रोटीन होते हैं, यानी कि इनका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसके बाद में कोलाइड नेचर, ऑल एंजाइम्स आर कोलाइड इन नेचर, सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं कोलाइड होते हैं ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया द प्रोवाइड एक्सटेंसिव सरफेस,
ज़्यादा बड़ी सरफेस होती है तो उसको एक्सटेंसिव सरफेस के नाम से जानते हैं फॉर बायोकेमिकल प्रोसेस, ताकि वहाँ पर बायोकेमिकल प्रोसेस यानी बायोकेमिकल रिएक्शन आसानी से हो सके। तो कोलाइडल नेचर इनकी होती है। और थर्ड जो है स्पेसिफिसिटी, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इनकी होती है, यानी कि हर रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे अपन कल बात करेंगे।